नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल शादी की सीजन चल रही है, विवाह हो रहे हैं। तो विवाह इच्छुक युवक और युवतियों में जब शादी की देरी होती है, या तो शादी हो नहीं पाती, या तो जो भी प्रपोजल आती है वह प्रपोजल फाइनल नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं कुछ अवरोध आते हैं, कहीं उम्र निकल जाती है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो कई सारे ग्रह, कई सारे योग जो होते हैं, जो शादी में देरी या रुकावट या अवरोध या तो नहीं होने जैसी बातों में इन्वॉल्व होते हैं। परंतु यहां मैं कुछ गिने चुने योग बताता हूं जो 100% सटीक है। यानी कि इन ग्रहों की कॉम्बिनेशन के कारण विवाह जो होना चाहिए समय सर, वो नहीं होता, या तो इच्छित पात्र नहीं मिलता, या तो बाद में शादी या विवाह टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। तो आइए शुरू करते हैं कि विवाह करने में, विवाह होने में जो बाधाएं, अवरोध, या तो विवाह के बाद शादी के जीवन में जो दुखद परिस्थिति होती है, डाइवोर्स की परिस्थिति उपस्थित होती है, उसके लिए कौन से योग जिम्मेदार हैं, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, आइए देखते हैं एक के बाद एक। परंतु दोस्तों, आप पूछेंगे कि इसके उपाय क्या है। तो सवाल यहां ये आता है कि जो ग्रह के कारण शादी में रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, हो नहीं पाती, या डाइवोर्स के योग उत्पन्न हुए हैं, या जो कुछ भी हुआ है, वह अलग अलग बातें हैं हर कुंडली के लिए। तो जब तक हम कुंडली का पूर्ण विश्लेषण नहीं करते, सटीक उपाय नहीं बता सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कुंडली अलग होती है। और अगर अलग कुंडली होती है तो उसके जिम्मेदार ग्रह भी अलग होते हैं, और जो जिम्मेदार ग्रह है उसी का हमें उपाय करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। विवाह के लिए कुंडली में जो स्थान बताए गए हैं वो है 7वां स्थान। 7वां स्थान विवाह का है, वैवाहिक जीवन का है, वैवाहिक लाइफ का है। 8वां स्थान भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी स्थान का सटीक फल उसके बाद में आने वाले स्थान से ही मिलता है। पर यहाँ अगर 8वें स्थान को हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें, तो भी 7वें स्थान के लिए जो मैं बताता हूँ योग, वो ज़्यादा सटीक होते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूर्य। दोस्तों, सूर्य के लिए एक बात मैं बता देता हूं कि सूर्य स्थान को जलाता है, यानी जिस स्थान में सूर्य बैठा है वहां ये कुछ ना कुछ नुकसान करता है। कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि 10वें स्थान का सूर्य बहुत पावरफुल माना जाता है। लेकिन एक जनरलाइज करने के लिए बोल देता हूं कि अगर 10वें स्थान का सूर्य बहुत पावरफुल है तो आपका कार्यक्षेत्र इतना बढ़ेगा, आपको इतना काम होगा, आपको जीवन में कोई फुर्सत ही नहीं होगी। आप 24 में से 18-20 घंटे आपके काम में रत रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपकी पर्सनल लाइफ बिगाड़ देगा। यानी कि सूर्य अगर कुछ देता है तो कहीं नुकसान भी करता है।
ये सामान्य बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की या विवाह होने की। तो जब सूर्य होता है 7वें स्थान में और खास करके दूषित सूर्य होता है तो विवाह में देरी अवश्य होती है। जिस उम्र में विवाह होना चाहिए वो नहीं होता है और देर हो जाती है। पात्र ढूंढने में भी तकलीफ होती है या तो इच्छित पात्र भी नहीं मिलता। अब सूर्य के साथ अगर मंगल की युति भी 7वें स्थान में है तो भी विवाह में देरी होती है। कम से कम 28 साल तक तो विवाह होने की गुंजाइश नहीं होती। जो चाहिए जैसा चाहिए ऐसा इच्छित पात्र मिलने की भी गुंजाइश नहीं होती है और कहीं ना कहीं डाइवोर्स के योग भी बने रहते हैं। तो इनकी कुंडली मिलाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। यह कुंडली मिलाने की बात मैं बार बार नहीं कहूँगा, पहले ही बता दी है, वो सारे योगों के लिए कॉमन होगा। 7वें स्थान में अगर सूर्य के साथ केतु भी विराजमान है, यानी कि सूर्य केतु की युति है, तो इनकी शादी टिकने से रही होती है तो भी डाइवर्स के योग इतने सॉलिड होते हैं कि कहीं न कहीं इनके लग्न जीवन में विच्छेद आता ही है। अब मान लो 7वें स्थान में सूर्य, मंगल और केतु तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह मान लीजिए इनकी शादी होती ही नहीं है और अगर होती भी है तो बहुत कम समय के लिए टिकती है और उसके बाद में डाइवोर्स होता ही है। अब 7वें स्थान में अगर हम मंगल को लेते हैं तो ज़्यादातर जब 7वें स्थान में मंगल होता है तो शादी 28 साल के बाद ही होती है। कम से कम 27 तो निकल ही जाते हैं। मंगल की दूसरी भी एक बात है जिसको हम मांगलिक कुंडली बोलते हैं। उन कुंडली में मंगल या तो पहले या चौथे या 7वें या 8वें या 12वें स्थान में होता है, तो यह मांगलिक कुंडली मानी जाती है। यहाँ भी जातक के विवाह 27-28 साल के बाद ही होने की गुंजाइश रहती है। अब मान लो 7वें स्थान में मंगल के साथ केतु बैठा है, यानी कि मंगल केतु की युति है 7वें स्थान में, तो यहाँ एक तो देरी होती है जैसे पहले बताया था, परंतु केतु जोड़ तोड़ का ग्रह है, यानी जोड़ता है तो तोड़ता भी है। तो मंगल केतु की युति जब 7वें स्थान में होती है तो डाइवोर्स के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं और आगे जाके शादी टूटने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं शनि की, यानी कि शनि अगर 7वें स्थान में बैठा है तो इनकी शादी में और ज़्यादा देरी होती है, यानी कि कम से कम 30 साल की उम्र गुजर जाती है, उसके बाद विवाह के चांसेस होते हैं। और अगर शनि के साथ बुध 7वें स्थान में बैठे हैं तो इन जातकों के विवाह की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत ही कम समय में टूट जाती है। अब ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि शनि नपुंसक ग्रह है, बुध भी नपुंसक ग्रह है। अगर दो नपुंसक ग्रह 7वें स्थान में मिल जाते हैं तो ये जातक को शादी की इच्छा रखने में कहीं ना कहीं बाधा या अवरोध डालते हैं और बाद में भी शादी को टिकाने के लिए भी इनमें वह उत्सुकता नहीं होती जो आमतौर पर होनी चाहिए और इसी के लिए शादी लंबे समय तक टिकती ही नहीं है, क्योंकि इनको वह शादी टिकाने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। यानी कि कहीं न कहीं इनके डाइवोर्स के योग बहुत ही सॉलिड होते हैं। अब मान लो 7वें स्थान में शनि, बुध और केतु तीनों ग्रह बैठे हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि यह शादी होने से रही। और अगर किसी तरह से इनकी शादी करवाई भी जाए तो ये तो बहुत ही कम समय चलेगी और थोड़े ही दिनों में या सप्ताह में या महीनों में ज़्यादा ये शादी टूटने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब मानो 7वें स्थान में चंद्र के साथ राहु या केतु है तो भी ये बहुत अच्छे डाइवोर्स के योग बनाते हैं और इसी कारण इनकी शादी टूटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मान लो 7वें स्थान में गुरु के साथ राहु बैठे हैं, यानी गुरु राहु की युति 7वें स्थान में है, तो इनकी शादी
या विवाह बहुत देरी से होता है, यानी कम से कम 32 साल के बाद ही आशा करनी चाहिए। और अगर 7वें स्थान में गुरु के साथ केतु भी है, यानी कि गुरु और केतु की युति है, तो इनको कभी भी इच्छित पात्र नहीं मिलेगा। यानी जो पात्र सिलेक्ट करना है उसमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। बड़े बड़े इसलिए बोलता हूँ कि सामान्य कॉम्प्रोमाइज़ तो हर कोई करता है, लेकिन इनके कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे होंगे कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में इसको कमेंट कर सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कपल मिसमैच होता है। अब मान लो गुरु के साथ शनि बैठा है 7वें स्थान में, यानी कि 7वें स्थान में गुरु और शनि की युति है, तो इनकी शादी में और ज़्यादा देरी हो जाती है। यानी कम से कम 36 साल के बाद ही शादी होने की गुंजाइश रहती है। और ऊपर से इच्छित पात्र भी नहीं मिलता। एक और भी बात इनमें आती है कि शायद सामने वाला पात्र डाइवोर्सी हो। और मान लो 7वें स्थान में गुरु, शनि और केतु ये तीनों ग्रह बैठे हैं, तो इनकी शादी होने से रही, इनकी शादी होती ही नहीं है। और अगर किसी तरह से करवाई जाए तो ये लंबे समय तक तो क्या, बहुत कम समय में ही टूट जाती है। तो इनकी शादी करवाने के लिए जोखिम है। अब एक और जनरल बात है कि 5वां स्थान जो प्रणय का स्थान है, 7वां स्थान जो शादी का स्थान है, और 9वां स्थान जो भाग्य का स्थान है। तो शादी के लिए कहीं ना कहीं भाग्य बहुत महत्व की बात बन जाता है। यानी कि पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, इन तीनों का आपस में कहीं संबंध होता है या एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए हैं, तो इन जातकों के जीवन में शादी तो होती है, लेकिन यह शादी उनके जीवन को दुखद बना देती है। यानी बहुत सारे दुख इनके जीवन में आते हैं और इनको इन दुखों का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, अब तक मैंने जो बताया है शादी के बारे में, विवाह के बारे में, देरी होना, नहीं टिकना, इच्छित पात्र नहीं मिलना वगैरह वगैरह, वो एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। परंतु सटीक बात या सटीक फलादेश शादी के बारे में, विवाह के बारे में करना है तो सिर्फ 7वां स्थान इफेक्टिव नहीं होता, और भी स्थान और भी ग्रह इसमें इफेक्टिव होते हैं। तो पूर्ण कुंडली का अभ्यास किए बिना 100% हम ये नहीं कह सकते। परंतु जो भी मैंने बताया है वो सही तो है ही, यानी समझो 80% तो सही है, तो बाकी जो 20% बचे हैं उसके लिए संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई तकलीफें आपको है या शादी के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे से कंसल्टेंसी चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप हमारा कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर याद दिलाता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए, क्योंकि ये जो बातें बताई हैं वो शायद आपको जनरल जितने भी वीडियो शादी के बारे में आए होंगे उसमें नहीं जानने को मिली होगी, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो ग्रंथों से तो लिए ही हैं, उसके बावजूद मेरे अपने अनुभव का निचोड़ भी इसमें दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्ते।